and visible. Yes. जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक टीम कैन यू प्लीज चेक, चैट इज प्राइवेट, आई थिंक चैट सिर्फ मुझे आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। तो सभी लोग तैयार हैं? एवरीबॉडी रेडी फॉर डे 2? यस, चलिए जी। तो कैमरा आज बंद क्यों रखा आप लोगों ने? कैमरा ऑन रखें प्लीज। कल भी हमने बात की थी ना कि कैमरा ऑन करके आप लोग अटेंड करें प्रोग्राम को। तो फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा था उस पे, और फिर डे 2 की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने देखा कि एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब है आपके परसेप्शन, आपके मेंटल मॉडल्स, आपकी थिंकिंग, आपकी इमोशनल स्टेट्स, उन्हें आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स का मतलब है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी आप खुद से किस तरीके से बात करते हैं, दुनिया से किस तरीके से बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन बहुत कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर्स को और आपकी लाइफ में जो आउटर रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को। कल हमने बात की थी पी का मतलब है प्रोग्रामिंग, यानी कि आपके फिक्स प्रोग्राम बिहेवियर्स, प्रोग्राम हैबिट्स, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो। कल हमने देखा कि एनएलपी के 6 चैप्टर्स हम इस कोर्स में कवर कर रहे हैं, 6 एलिमेंट्स एनएलपी के कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट था इनर रेजिस्टेंस। हमने कल बात की थी कि हमारे अंदर दो पोलर पार्ट्स रहते हैं जो कई बार बिल्कुल अपोजिट एजेंडा लेकर के चल रहे होते हैं, और बेसिकली 3 सब पर्सनैलिटीज हमारे अंदर रहती हैं। एक था ड्रीमर, एक था क्रिटिक, और तीसरा था डूअर, यानी कि हमारी बॉडी। हमने कल देखा क्रिटिक दो तरीके से एक्सप्रेस होता है, एक तो आपकी इनर वॉइस में, आपकी इंटरनल आवाज की फॉर्म में आपके अंदर रहता है, और कई बार एक इंटरनल डीप रूटेड पैटर्न की फॉर्म में रहता है, जिसे हम कई बार परफेक्शन सिंड्रोम कहते हैं। कई बार ये आई नो दैट मेंटेलिटी में भी रहता है आपके अंदर। कई लोगों में ज्यादा नॉलेज लेने के बाद में कुछ भी नया सीखने जाते हैं, अंदर से आवाज आती है आई नो दैट, मुझे तो ये पहले से पता है, ठीक है। तो कई बार आपका जो क्रिटिक है वो आई नो दैट मेंटेलिटी में रहता है, इन्हें आप कुछ भी सिखाने का प्रयास करें, ये इसे इंप्लीमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे तो पहले से इसकी नॉलेज है। तो हमेशा ध्यान रखें, द पर्पज ऑफ नॉलेज इज एक्शन, द पर्पज ऑफ नॉलेज इज नॉट नॉलेज। तो बहुत सारे लोग जो नोइंग डूइंग ट्रैप में या परफेक्शन सिंड्रोम में है, कई बार उन्हीं की खुद की इतनी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है वही उनके अगेंस्ट में काम करने लग जाती है, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते। कल हमने बात की थी कि जो हमारा सेकंड टॉपिक था कल का, वो हायर सेल्फ और ट्रैप्ड सेल्फ पे बात की थी, कि हमारे अंदर एक्चुअली दो सेल्फ हैं। एक सेल्फ है जो लिमिटेड सेल्फ है, जो हमारे फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है, जिसमें प्रोकेस्टिनेशन है, लो एनर्जी है, जिसमें स्कैरसिटी का माइंडसेट है, विक्टिमहुड में रहता है, ब्लेम फ्रेम में रहता है, और कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर रहा अपने पोटेंशियल के ऊपर, रेजिस्टेंस के साथ में रह रहा है। और एक तरफ हमारा हायर सेल्फ है जो हायर कॉन्शियस स्टेट्स के अंदर है, ज्यादा प्रोएक्टिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, अबंडेंस में बिलीव करता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लोगों पे ब्लेम करने के बजाय। ये आपके अंदर का अचीवर है। और जो भी लोग हाई परफॉर्मर या अचीवर होते हैं, ये लोग ज्यादातर समय अपने हायर सेल्फ से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। ये अपनी लाइफ सिचुएशंस को, चैलेंजेस जब सामने आते हैं, तो इनका लोअर सेल्फ जाके खड़ा नहीं होता सामने, उनका हायर सेल्फ जाके खड़ा होता है। मतलब आप सोचिए, आपकी सेना का सबसे कमजोर व्यक्ति आपने लड़ने के लिए सामने भेज दिया है, तो मतलब हार तो निश्चित है फिर। तो जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो आपका जो बेस्ट हायर सेल्फ है, दैट सेल्फ शुड बी प्रेजेंट। मगर कई बार वो लिमिटेड रहता है, उसको हम सप्रेस कर देते हैं। और उसको ट्रिगर करने के लिए मैंने आपसे कहा था, एक तो आइडेंटिटी का रोल आता है, कि हम आई एम के बाद में क्या लगा रहे हैं, या फिर हमारी जो सेल्फ इमेज है वो इससे कंट्रोल कर रही होती है। अगर आई एम प्रोकेस्टिनेटर है, आई एम अनलव्ड है, आई एम अगली है, आई एम नॉट गुड इनफ है, आई डोंट डिजर्व है, या फिर आई एम फैट है, आई आई एम अस्थमेटिक, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डायबिटिक है,
अगर आई एम के बाद में ऐसी डिजीज वाली और नेगेटिव इमेज आपने बना ली है, तो योर रियलिटी विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विथ योर आइडेंटिटी। आपकी रियलिटी हमेशा आपकी आइडेंटिटी से कंसिस्टेंट होकर के चलना शुरू करती है, चलने का प्रयास करती है। तो हमने सेकंड देखा था, इसको शिफ्ट करना हो, हायर सेल्फ को अगर एक्टिवेट करना हो, एक तो है आइडेंटिटी शिफ्ट करना, पुरानी गंदी आइडेंटिटी से डिसआइडेंटिफाई होना, और दूसरा था अपने हायर सेल्फ को एक्टिवेट करना। उसके लिए हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझा था कि जहां पे एनर्जी है, जहां पे भी एनर्जी होगी वहां पे वाइब्रेशन होगा, जहां पे वाइब्रेशन है वहां पे फ्रीक्वेंसी है, और जहां फ्रीक्वेंसी है वहां पे है कम्युनिकेशन। हमने कल बात की थी कि जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने लगते हैं, हमारे लाइफ रिजल्ट्स भी शिफ्ट होने लगते हैं। और वो शिफ्ट करने के लिए एक टेक्निक मैंने आप लोगों को ये कही थी कि आप चालू कीजिए 5 दिन का ग्रेटिट्यूड लिखना, 5 ग्रेटिट्यूड लिखना फॉर द नेक्स्ट 66 डेज। ये आपको रोज करना है। इससे होगा क्या, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी, और 5 सिग्नल मिलेंगे, फ्लैशेस आने चालू हो जाएंगे, ड्रीम्स आने चालू हो जाएंगे, हंचेज आने चालू हो जाएंगे, इंट्यूशंस मिलने चालू होंगे। राइट इन्फॉर्मेशन, जिस मौके पे जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए, वो इंटरनेट के माध्यम से या लोगों के माध्यम से या फिर खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपके सामने मौजूद होगी। और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इतना मिरेकुलस लाइफ हो सकती है क्या। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिरेकल्स हैपन्स टू दोज हु बिलीव इन देम। मिरेकल उन्हीं लोगों के जीवन में होते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं। कल हमने लास्ट टॉपिक पे बात की थी, वो था स्टेट रेगुलेशन। हमारे अंदर दो प्रकार की स्टेट्स होती हैं, एक है रिसोर्सफुल स्टेट्स और एक है अनरिसोर्सफुल स्टेट्स। रिसोर्सफुल थी हैप्पीनेस, जॉय, फ्लो, कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड। जो कि अनरिसोर्सफुल थी वो थी स्टक स्टेट, हर्ट, गिल्ट, ग्रीफ, एंजाइटी, फियर, डाउट, डिजीज। इस प्रकार की जो स्टेट है, अनफिनिश्ड एजेंडास, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमने कल बात की थी कि स्टेट कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है, हम कैसे डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन करते हैं, हम कैसे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके उसे एक पर्सनल मीनिंग अटैच कर देते हैं, और वो पर्सनल मीनिंग E2 जिसका हमने नाम दिया था, वो E2 फिर हमारी स्टेट्स को कंट्रोल करने लग जाता है। अगर आप पॉजिटिव स्टेट्स में हैं तो आप रिसोर्सफुल रहेंगे, अपने सभी इंटरनल रिसोर्स से जुड़े रहेंगे। और अगर आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं तो आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज से कनेक्शन तोड़ देंगे। कनेक्शन टूटने का मतलब पोटेंशियल फुल रहेगा, स्किल फुल रहेगी, लेकिन जिस पल में एक्सप्रेस होनी चाहिए उस पल में एक्सप्रेस नहीं होगी। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब आपकी तिजोरी में बहुत सारा धन रखा हुआ है, पैसा रखा है, दौलत रखी है, सोना रखा है, सब रखा हुआ है, लेकिन तिजोरी पे ताला लग गया है और कोड आप भूल चुके हैं। तो टेक्निकली तो आप अमीर हैं, टेक्निकली तो सब आपके पास में है, लेकिन ऐसी ताला लगी तिजोरी का क्या यूज करेंगे आप, कुछ नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है। सो यही एग्जैक्टली होता है अनरिसोर्सफुल स्टेट में, जब आप जाते हो अपने अंदर के सारे गुणों पे आप ताला लगा करके चाबी भूल जाते हो। क्लियर है जी। हाँ, एक और हमने कल टेक्निक किसी ने वो लिखा है यहाँ पे, अवेयरनेस और लेबलिंग की भी बात की थी कि जो भी इमोशन है उसके बारे में अवेयर होइए और फिर उसको लेबल कीजिए, उस पर नाम दीजिए। हम हमेशा लेबलिंग कर ही रहे हैं दोस्तों, आपने ये वर्ड भले ही कल सुना हो, लेकिन आप हमेशा तो कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं मेरे साथ बुरा हुआ, तो ये आपके साथ सिर्फ हुआ था, ये जो बुरा लगाया ये आपका लेबलिंग है। तो यूनिवर्स में इवेंट्स बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, देयर आर न्यूट्रल इवेंट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। जब आप इसे इंटरनल मॉडल में लेते हो तो आप इस पे चार्ज लगाते हो, आप इसको लेबल करते हो कि ये अच्छा इवेंट है, ये बुरा इवेंट है, ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये मेरे साथ में होना चाहिए था, ये मेरे साथ में नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ आप तय करते हैं। क्लियर है जी। तो सेम पेज लिख दें, अगर यहां तक थोड़ा फास्ट बता दिया मैंने, सेम पेज लिखें अगर सभी लोग सेम पेज पे हैं तो आज का दिन शुरू करते हैं फिर। शुरू करने से पहले कितने लोग कल की एक्सरसाइज करके आए थे, 5 दिन का ग्रेटिट्यूड लिख के आए हैं, और या फिर अवेयरनेस और लेबलिंग कल ट्राई की और खुद एक्सपीरियंस करके देखा? टाइप मी इन द चैट बॉक्स जिन लोगों ने कल इसको लिखा या फिर एक्सपीरियंस किया इस चीज को। मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर किए, अगर आपने 5 लिखे तो हाउ इट मेड यू फील, और अगर कहीं पे आपने अवेयरनेस और लेबलिंग करी तो क्या उसने आपको रिड्यूस किया आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को? मुझे लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इट वर्क फॉर यू, felt good, it experienced me, it worked for me, yes। मैंने पिछले साल क्लास किया था, तब से लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मी आई लेबल्ड फ्रस्ट्रेशन, वेरी गुड। इट रिड्यूस माई एंगर। तो हर प्रैक्टिस की तरह जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप इनमें बेटर होते जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। बाय चांस कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कल डे वन को नहीं अटेंड कर पाया था और सीधा डे टू पे आया है, तो अभी आराम से नए टॉपिक चालू हो रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कल का अटेंड किया हुआ हो, वो इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो आज जो चल रहा है उस पे आप प्रॉपरली फोकस कीजिएगा। चलिए, तो आज का टॉपिक देखें जरा कि आज का टॉपिक क्या है, जरा समझ लेते हैं। तो कल हमने ये तीन टॉपिक पढ़े थे कि करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में हमें जाना है। तो एक तो इनर रेजिस्टेंस था, ट्रैप्ड सेल्फ वर्सेस हायर सेल्फ था, स्टेट रेगुलेशन था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग। तो जो फोर्थ चैप्टर हम ले रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स। अपनी नीड्स को यानी खुद को डीपली समझना। जब तक दोस्तों आप अपनी नीड्स को, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को, कि जैसे आपके शरीर की भूख है, आपकी बॉडी की जैसे हंगर्स होती हैं, नीड्स होती हैं कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, स्लीप चाहिए, फूड चाहिए, वैसे ही आपके माइंड को भी कुछ चीजें चाहिए। अगर वो चीजें आपके माइंड को ना मिले तो आप डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, डिस्करेज्ड फील कर सकते हैं, डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, डिप्लीटेड फील कर सकते हैं, बर्नआउट फील कर सकते हैं, डिसइंटरेस्टेड फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। इसे कहते हैं डिसइंटरेस्टेड होना। तो अपनी नीड्स को समझना कि कौन सी नीड है जो मुझे अपने काम से या मेरे रिश्तों से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही है तो क्या किया जा सकता है उनको पूरा करने के लिए। तो ऐसी टोटल 6 नीड्स हैं दोस्तों, लिख लीजिए। इन्हें कहते हैं प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, PIP। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? PIP। व्हाट आर दीज? दे आर PIP। 6 PIP हमारी हैं। देर आर 6 PIPs वी हैव। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, वरना आपके नोट्स में तो अवेलेबल है ही। फुल फॉर्म लिख लेना प्री इंस्टॉल्ड। आप लोगों को स्लाइड नहीं दिख रही है? जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड इज नॉट विजिबल। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। अभी इज इट विजिबल नाउ? इज इट? यस, गुड। चलिए, तो PIP का फुल फॉर्म लिख लें, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। 6 ये नीड है, द नीड फॉर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। मैंने फिर कहा, जैसे शरीर की बॉडी की हंगर है वैसे ये माइंड की हंगर है। इन्हें PIP क्यों बोला जाता है? इन्हें प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम में वायर्ड होती हैं। दे आर वायर्ड इन अवर नर्वस सिस्टम। यानी कि जब हम पैदा हुए तो हम ऑलरेडी प्रोग्राम थे इन नीड्स के लिए। लेकिन हम सबकी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम सब में ये नीड्स इक्वली प्रेजेंट नहीं रहती हैं, कुछ कुछ मात्रा में सभी हो सकती हैं, लेकिन एक या दो हमारी टॉप नीड होती हैं, जो नीड अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे मोटिवेशन को, हमारी डिसीजन मेकिंग को, हमारी फुलफिलमेंट को, हैप्पीनेस को, इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। क्लियर है? तो ध्यान दें, 6 की 6 होंगी, लेकिन इनकी प्रायोरिटी हमारे माइंड में अलग अलग होती है। वो प्रायोरिटी हमारे नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी वायर्ड रहती है। जो आपकी नंबर वन नीड होती है उसी के अराउंड आप अपने फैसले लेते हैं लाइफ के। भले ही आप बाहर से कुछ और चाहते हो, लेकिन आपका माइंड हमेशा क्या चाहेगा? उन्हीं जो नीड्स हैं उन्हीं के अराउंड फैसले लेगा। जैसे पहली नीड है नीड फॉर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी को आप दूसरा नाम लिख सकते हैं नीड फॉर सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? नीड फॉर सिक्योरिटी एंड नीड फॉर कंफर्ट। अब हम सब मानेंगे कि कुछ हद तक तो हम सभी सिक्योर फील करना चाहते हैं, कंफर्ट हम सभी को चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिसमें ये नंबर वन हो जाती है, वो अपने रिश्तों के डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, करियर के डिसीजन, बिजनेस के डिसीजन, वो सभी डिसीजन सिर्फ सिक्योरिटी के अराउंड ही लेता है। एक सिक्योरिटी नंबर वन रखने वाले व्यक्ति को अगर आप 1 करोड़ रुपया दे दें, वो इन्वेस्टमेंट या बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ FD कराने के बारे में सोचेगा। उसके दिमाग में सिर्फ ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे डिसीजन आएंगे जिसमें सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर है।
सिक्योरिटी ड्रिवन व्यक्ति को एक प्रिडिक्टेबल लाइफ चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए जिसमें एक फिक्स पैटर्न हो, उसे फिक्स पैटर्न में जीना पसंद है। ये ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, ये हमेशा रिस्क अवर्जन स्टेट में रहता है। रिस्क अवर्जन मतलब हमेशा रिस्की सिचुएशंस, रिस्की डिसीजंस, रिस्की एक्शन से दूर रहने का प्रयास करता है। जितना ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो लाइफ, उतना ज्यादा अच्छा इसको महसूस होता है। गैलप्स करके अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने सर्वे किए मिलियंस ऑफ एम्प्लॉइज पे कि आप क्या अपनी नौकरी से खुश हैं, तो आपको जान के हैरानी नहीं होगी क्या आया होगा आंसर। 85% लोगों ने आंसर दिया कि जी नहीं, हमें मजा नहीं आता हमारे काम के अंदर। तो फिर क्या चीज है उनको जो हर रोज प्रेरणा दे रही है, उन्हें मोटिवेशन दे रही है काम करने के लिए? पता है क्या? द नीड फॉर सिक्योरिटी। भले ही 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक परेशानी रहती हो, लेकिन जब वो 1 तारीख को मैसेज आता है दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, तो ऐसा लगता है कि घर की ईएमआई चली जाएगी, बच्चों की फीस चली जाएगी। बाकी समय भले ही परेशान रहते हो, लेकिन वो जो सिक्योरिटी की नीड है, वो जब सेटिस्फाई होती है, तो इसका मेन एजेंडा अगर सिक्योरिटी का है, तो ये बाकी सब इग्नोर करता चलेगा, एंड ये सिक्योरिटी के अराउंड अपने डिसीजंस को, मोटिवेशंस को रखेगा। क्लियर है जी? ज्यादातर सिक्योरिटी ड्रिवन लोग बॉक्स टू बॉक्स लाइफ जीते हैं। बॉक्स टू बॉक्स समझते हैं आप क्या होता है? आपने वो सुना होगा ना, बॉक्स एंड आउट ऑफ बॉक्स। बॉक्स टू बॉक्स जिंदगी, बॉक्स टू बॉक्स जिंदगी होती है कि आप सुबह बेडरूम नामक बॉक्स में उठते हैं, वहां से वॉशरूम बॉक्स में जाते हैं, फिर टिफिन बॉक्स में खाना भर के गाड़ी बॉक्स में बैठ के, ऑफिस के केबिन बॉक्स के कंप्यूटर बॉक्स पे काम करके, फिर गाड़ी बॉक्स में बैठ के, ड्राइंग रूम बॉक्स के टीवी बॉक्स में थोड़ी देर टीवी देख के, फिर बेडरूम बॉक्स में बंद। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में। और 365 में से 80% लाइफ हर रोज इन्हीं बॉक्सेस में चल रही है। सिक्योरिटी क्लियर है सभी को? अब नीड में अच्छा या बुरा नहीं है दोस्तों, इन नीड को पूरा करने के तरीके अच्छे या बुरे हो सकते हैं। तो कई बार आप ऐसे काम में सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हो कि आप अपने पोटेंशियल को नहीं जी पाते फिर। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि आईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद भी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद भी, 80% लोग खुद का बिजनेस नहीं खोलते, जाके कहीं नौकरी करते हैं। क्यों? जब आप इतने बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपने बिजनेस चलाना सीखा है, तो आप खुद का क्यों नहीं चला रहे हैं, किसी और का क्यों चला रहे हैं? आता नहीं है इसलिए क्या? नहीं, आने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? बिकॉज बचपन से दे आर वायर्ड फॉर सिक्योरिटी। क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए वायर्ड है, इस वजह से सारी स्किल्स होते हुए भी उसमें वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं आ पाएगी, इस वजह से। तो इतना डीपली हमारी नीड्स हमारी चॉइसेस को कंट्रोल करती है। तो योर नीड्स आर कंट्रोलिंग योर चॉइसेस आर कंट्रोलिंग योर बिहेवियर्स, योर हैबिट्स, इवन द आउटपुट ऑफ योर लाइफ, योर एक्शंस एज वेल। सेकंड नीड पे आ जाए। एसपी लिखें, सेम पेज लिखें अगर पहला नीड क्लियर है, तो जस्ट टाइप एसपी इन द चैट बॉक्स इफ द नीड इज क्लियर। जस्ट सेकंड नीड पे आ जाएं। सेकंड नीड है दोस्तों, नीड फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बिल्कुल अपोजिट नीड है पहली वाली की। जो फर्स्ट है उसकी अपोजिट, पैराडॉक्सिकल है पहले की। इसलिए जो पहले टाइप के दूसरे टाइप के लोग हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बड़ा मुश्किल होती है समझने में। अनसर्टेनिटी वाला है, इसको आप नाम दे सकते हैं वैरायटी एंड न्यूनेस। वैरायटी की नीड, नएपन की नीड। अनसर्टेनिटी वाले लोग हैं जिनको रिस्क पसंद है, जिनको नयापन पसंद है, जिनको वैरायटी पसंद है लाइफ के अंदर। इनको आप फिक्स ढांचे में, फिक्स स्ट्रक्चर में लाइफ को जीने बोलेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तो वैरायटी ड्रिवन लोग हैं जो कभी स्काई डाइविंग कर रहे हैं, कभी बंजी जंपिंग कर रहे हैं, कभी अलग अलग जगहों पे ट्रेवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी नौकरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये लगातार एक्सपेरिमेंट चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, वैरायटी चाहते हैं, नयापन चाहते हैं। इनकी लाइफ में मजा ही नहीं है अगर वैरायटी नहीं हो तो। दे इजीली गेट बोर्ड। एक फिक्स लाइफ में इनको डाल दो आप, ये तुरंत बोर हो जाएंगे, इनको तुरंत चेंज चाहिए। देखे हैं आपने वैरायटी वाले? कई बार दोस्त देखे होंगे आपने, हो सकता है आप खुद भी हो। अब प्रॉब्लम पता क्या होती है? ये पीआईपी का कॉन्सेप्ट बिजनेस में भी लगता है,
ये रिलेशनशिप में भी लगता है, हर जगह लगता है ये। क्योंकि सोचो, अगर एक हस्बैंड है वो है वैरायटी वाला और वाइफ है कंफर्ट वाली, उल्टा भी हो सकता है। तो अब ये दोनों अगर घूमने चले गए, तो हस्बैंड तो सब जगहों पे जा जाके एक्सप्लोर करना चाहेगा, और वाइफ कहेगी यार इतना बढ़िया रिजॉर्ट है, रिलैक्स ही करते हैं ना, कहाँ कहाँ जाके करेंगे, क्योंकि इसको वैरायटी नहीं चाहिए इतनी। क्लियर है? तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार रिश्तों में पैदा होती हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर्स अलग अलग नीड वाले होते हैं, और उनको पता नहीं होता एक दूसरे की नीड। अलग अलग नीड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड एंड हाउ यू आर एबल टू टैकल इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब एक और चीज कह दूं आपसे, मैंने कहा कि आपका सबकॉन्शियस हमेशा रास्ते ढूंढ रहा है अपनी नीड को पूरे करने के। तो अगर तो आप पॉजिटिवली कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपसे अगर कोई पॉजिटिव तरीके से नीड पूरी नहीं हो रही, तो आपका ब्रेन नेगेटिव तरीकों पे भी जाने लगता है। नेगेटिव तरीकों का मतलब, कई बार लोग अलग अलग प्रकार की ड्रग्स का सेवन करना, एक्सपीरियंस लेने के लिए अलग अलग ड्रग्स ट्राई करते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स उसे मिल जाए। कई लोग रिश्तों में वैरायटी खोजने लग जाते हैं। सब नहीं करेंगे, ये ना सोचिएगा कि आपकी वैरायटी मतलब आप भी ये करोगे। जो पॉजिटिव तरीकों से कर रहा है उसे कोई नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग वैरायटी में ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव तरीकों से नहीं कर पाते, इसलिए वो नेगेटिव तरीके अपना लेते हैं और रिश्तों में वैरायटी खोजने लगते हैं। और जब एक अनसर्टेनिटी वाला व्यक्ति रिश्ते में वैरायटी खोजता है, तो वो कभी भी एक स्टेबल रिलेशनशिप में या एक रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रह पाता। उसे हमेशा एक नए रिश्ते की नीड लगती है। इस वजह से इनका एक पार्टनर के प्रति लॉयल रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं अपनी लाइफ में, तो कई बार आपके पास में चीट होता है या हार्ट ब्रेक होता है, तो आप अपने आप पर डाउट करते हैं कि मेरे में क्या कमी थी, क्या मुझ में कुछ आपकी अंदर की इनसिक्योरिटी बाहर आती है। ठीक है जी। तो डोंट टेक ब्लेम ऑन योर सेल्फ, बिकॉज मेनी टाइम्स इट्स नॉट अबाउट यू। आप कितना ही प्यार कर लेते, आप कितनी केयर कर लेते, आप कितने ही लॉयल रह लेते, द पर्सन वॉज वैरायटी ड्रिवन, उसको वैरायटी ही चाहिए थी लाइफ में, एंड आप हो चाहे कोई और हो, इट द पर्सन विल ऑलवेज लुक फॉर वैरायटी। क्लियर है? सेकेंड नीड, द नीड फॉर वैरायटी। थर्ड नीड लिखें, तीसरी नीड। तीसरी नीड है नीड फॉर सिग्निफिकेंस। द थर्ड नीड इज नीड फॉर सिग्निफिकेंस। भारत में हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें नंबर वन नीड है सिक्योरिटी की। मैक्सिमम इंडियंस आर सिक्योरिटी ड्रिवन। ठीक है। एंड सेकंड हाईएस्ट नीड हमारी पता है क्या है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, अब कुछ हद तक सिग्निफिकेंस मतलब द नीड टू फील इंपॉर्टेंट, द नीड टू फील स्पेशल, द नीड टू बी एडमायर्ड, रिकग्निशन, फेम, पावर, स्टेटस, ये सब सिग्निफिकेंस के अराउंड जुड़े होते हैं। अब छोटे लेवल पे एप्रिसिएशन की नीड तो हम सब में है, छोटा मोटा सिग्निफिकेंस तो हम सबको चाहिए, कोई हमें स्पेशल फील कराए हम सभी को बढ़िया लगेगा। लेकिन दोस्तों, जिनकी नीड नंबर वन पे है, इनका पूरा लाइफ सिग्निफिकेंस के अराउंड चलता है। आप किस काम को करने में मोटिवेटेड रहेंगे, किस काम को करने में मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, किन सर्कल्स में आप जाना पसंद करेंगे, कहां आप जाना नहीं पसंद करेंगे, ये सब निर्भर करता है कि वहां पे आपको सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आर यू एबल टू गेट दैट सिग्निफिकेंस और नॉट? सिग्निफिकेंस वाला व्यक्ति समाज सेवा भी करता है, तो वो इसलिए करता है ताकि समाज सेवा भी करे, तो फोटो वोटो लगा के सामने बता सकूं, मुझे फेम मिल सके, मुझे इज्जत मिल सके। अब अगेन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है सिग्निफिकेंस होना, कोई भी नीड अपने आप में बुरी नहीं है, नेचर ने आपको दी है तो है आपके अंदर, ठीक है, सबकी जरूरत है। लेकिन सिग्निफिकेंस को आप पॉजिटिव तरीकों से करो तो बहुत बढ़िया है। जैसे पॉजिटिव तरीके क्या हो सकते हैं, कि सपोज आपने अच्छे से पढ़ाई करके आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, पॉजिटिव तरीका है। आप बॉलीवुड के बादशाह बन गए, पॉजिटिव तरीका है। आप बहुत बड़े क्रिकेटर बने, फेमस होना था आपको, आपने बहुत बड़े सिंगर बने, आप एक्टर बने, या फिर आप और कोई एथलीट बने, आपने किताबें लिखी, मे बी आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाए, रील्स बनाई, कंटेंट क्रिएट किया, ताकि लोग आपकी सिग्निफिकेंस की नीड पूरी हो सके। या फिर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, आपने बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़े बंगले बनाए, या बड़ी बड़ी चैरिटीज आप करते हो। ये सारे तरीके हो सकते हैं सिग्निफिकेंस पाने के। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड चलते हैं, गुची, लुई विटॉन, ये बड़े ब्रांड्स 80% किन पे चलते हैं? सिग्निफिकेंस ड्रिवन लोगों पे चलते हैं, 80%।
क्लियर है जी? तो इनकी मार्केटिंग भी कैसी रहती है? स्टेटस सिंबल होता है कि ये एक स्टेटस सिंबल है। अब पता है, सिग्निफिकेंस अगर पॉजिटिव तरीकों से पूरा नहीं होगा तो कुछ नेगेटिव तरीके भी आपका माइंड खोजने लगेगा, किधर से भी निकालने लगेगा। और नेगेटिव तरीकों में जब आप चले जाते हैं तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में कई बार ये बताया जाता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो क्राइम की तरफ जाते हैं और उनकी नीड होती है सिग्निफिकेंस। ऐसा नहीं था कि वो और कुछ नहीं कर सकते थे। तो एक बच्चा जो सपोज मुंबई के स्लम्स में है, इसको कोई सिग्निफिकेंस दे नहीं रहा, लेकिन ये वायर्ड है सिग्निफिकेंस के लिए। तो ये बच्चा एक दिन कोई चाकू उठा लेता है या बंदूक उठा लेता है। ठीक है, तो इसको सिग्निफिकेंस मिलने लगता है। ये क्या देखता है कि अब मैं सिग्निफिकेंट व्यक्ति हूं। आजकल तो देखते हैं गैंगस्टर्स बकायदा अखबारों में देते हैं, फेसबुक पे बकायदा, ट्विटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, बिकॉज दे वांट देयर अटेंशन। दे सिर्फ क्राइम नहीं करना है, दे वांट द अटेंशन एज वेल, दे वांट द स्टेटस एज वेल। कई बार लोगों में विक्टिमहुड का जो पैटर्न है, आपने देखे? विक्टिमहुड समझते हैं आप क्या होता है? विक्टिमहुड वाला व्यक्ति कौन है? जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है मेरा नौकरी इसलिए नहीं आगे बढ़ रहा क्योंकि बॉस खराब है, लोग खराब हैं। मैं घर में पॉजिटिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि घर के आसपास कोई कह रहा है कि पत्नी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, सास ससुर ठीक नहीं है, बच्चे नहीं सुनते हैं, इसलिए परेशान हूं मैं। कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता है भगवान नहीं चाहता मैं आगे, कोई कहता है वक्त खराब है, कोई कहता है कि कोई मेरे नक्षत्र खराब है। हमेशा इसको जब भी आप मिलो ना, इसके पास में एक रोने की स्टोरी है, एक क्राइंग स्टोरी है कि कैसे उसका जीवन एक विक्टिमहुड से भरा हुआ है। कई बार दोस्तों ये विक्टिमहुड भी सिग्निफिकेंस पाने का एक तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। और ये तरीका आपने कहां से पकड़ लिया? ये तरीका आपने पकड़ लिया है कि जब एक बच्चा रोता है ना, बहुत ज्यादा जोर से रोता है, तब पेरेंट्स सबसे जल्दी जाते हैं और अटेंशन देते हैं। ये सुनो, आप लोगों ने नोटिस किया हम अपने बच्चों को सबसे फास्ट अटेंशन, सबसे क्विक अटेंशन कब ले पाता है वो? जब वो रोता है। जितना जोर से रोएगा उतना जल्दी वो आपको अपना काम छुड़वा के अपने ऊपर पूरी अटेंशन ले आएगा, राइट? तो अब पता हुआ क्या? मैंने कल भी कहा था, बच्चा तो इस अननोन प्लेनेट पे आ गया है, इस अननोन प्लेनेट पे एक बॉडी लेकर आया है, एक माइंड लेके आया है, और एक जनरल एबिलिटी टू लर्न लेके आया है। तो इसने क्या किया? इसने एक मॉडल डेवलप कर लिया। मॉडल क्या है? कि मैं रोऊंगा अगर, और जोर से रोऊंगा, तो मैं लोगों से रिस्पॉन्स निकलवा सकता हूँ, अपनी बात मनवा सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट अटेंशन मिल सकती है। इसलिए आप लोगों ने देखा, बच्चे कई बार अपनी बात मनवाने के लिए झूठा रोना भी रोते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। कितनों ने ऑब्जर्व किया है ये? आंसू एक नहीं गिर रहा उसका, लेकिन आवाज इतनी कर रहा है कि जिसका काम हो जाए, झूठा रोना छोटी सी बात पे। और कई बार तो आपने देखा कि बच्चा गिर जाता है ना, तो पहले रोता नहीं है, पहले देखता है किसी ने देखा तो नहीं। पहले नोटिस करता है, अगर आप देख रहे हो, कोई नहीं देख रहा तो चुपचाप निकल जाएगा, अगर कोई देख रहा है तो जोर से रोएगा, तो उसको सिग्निफिकेंस चाहिए। हमें ये सब इनोसेंट सा लगता है, इनोसेंट है भी, लेकिन ये उसका माइंड है जो मॉडल्स डेवलप कर रहा है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। अब होता क्या है, हमारे जो मेंटल मॉडल्स होते हैं, कुछ मॉडल समय के साथ में मेच्योर होते रहते हैं, अडेप्ट होते रहते हैं, इवोल्व होते रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों में वो जो इनर चाइल्ड है ना, वो इनर चाइल्ड इवोल्व नहीं होता। अनकॉन्शियस लेवल पे आपका वो बच्चा अभी भी क्या सोच रहा है? इफ आई क्राई आई विल गेट द सिग्निफिकेंस। तो अब वो एक्चुअल फिजिकल रोना तो नहीं रोता है, लेकिन अब वो क्या करता है? क्रिबिंग करता है, क्रिबिंग करता है, कंप्लेन करता है, जिससे उसे एम्पैथी मिल सके, सिंपैथी मिल सके, सेल्फ पिटी करता है। कई बार खुद ही खुद से खुद को डाउन करता है, ताकि वो सेल्फ पिटी की एक्सपीरियंस उसे मिल सके। क्लियर है जी? आपके परिवार में कई बार आपके बुजुर्ग अगर हैं, और वो बुजुर्ग कुछ वियर्ड बिहेव करते हैं, कि छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा होना या गुस्सा करना, बार बार चिल्लाना, या हर चीज में इंटरफेयर करना, तो आपको चेक करना चाहिए कि एक आम व्यक्ति ना बिहेवियर देखता है, लेकिन एक एनएलपीयर कभी भी बिहेवियर को नहीं देखता है।
एक एनएलपीयर हमेशा ये देखता है कि इस बिहेवियर के पीछे कौन सी नीड है जो पूरी हो रही है, या फिर कौन सी नीड है जो डिप्लीट हो रही है। या तो डिप्लीट हो रही है जिसके लिए ये वियर्ड बिहेवियर उसने अडॉप्ट किया है, या फिर उससे मिल रहा है कुछ जिसके लिए वो बिहेवियर लेके बैठा है। तो एनएलपीयर हमेशा बिहेवियर को बाद में देखता है, उस बिहेवियर के पीछे कौन सी नीड चल रही होगी ये उससे देखता है, जिसकी वजह से इसके कोपिंग मैकेनिज्म्स बेटर होते हैं, सिचुएशंस को डील करना इससे ज्यादा बेटर तरीके से आता है। तो कई बार दोस्तों, आपके घर के सीनियर्स का वियर्ड बिहेवियर इस बात का नतीजा हो सकता है कि उनकी सिग्निफिकेंस की नीड डिप्लीट हो रही है। मे बी उनसे इनफ बात नहीं की जा रही है, मे बी इनफ उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में या लाइफ में, जिसकी वजह से उनका सिग्निफिकेंस कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है। क्लियर है जी? और भारत में तो सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलता है पता है? भारत में सिग्निफिकेंस का नजारा मिलता है शादियों में। आपको पता है पूरे विश्व में जितना पैसा हम खर्च करते हैं शादियों पे, पूरा विश्व में कोई नहीं करता। बिल गेट्स के यहाँ पे शादी होगी ना तो रिहाना और शकीरा आके नहीं नाचेंगी। ठीक है? पूरा हॉलीवुड बिल गेट्स के घर में आकर के नहीं नाच रहा होगा, ना इलोन मस्क के घर में नाचेगा, ना मार्क जुकरबर्ग के घर में नाचेगा। हमारे यहाँ तो बर्थडे पार्टीज में भी आ जाते हैं। राइट? अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी चीज है, इसको उस डायरेक्शन में ना लीजिएगा। ठीक है? इट्स नॉट, किसी के पास में है उसकी चॉइस है, बट हम तो उस कॉन्टेक्स्ट में, एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं, सही गलत पे नहीं जा रहे हैं। दैट कैसे हमारे लिए सिग्निफिकेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, शादियों में एक और चीज पता है कहाँ मिलती है? कि मैं तो गांव के बैकग्राउंड से आता हूं तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है, बाकी शहरों में भी थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, कि मतलब कोई शादी शादी ही नहीं लगती अगर जीजा या फूफा नाराज ना हो तो। नहीं लगती है क्या? वो जीजा फूफा नाराज नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली उस सिग्निफिकेंस लेना चाह रहा है, क्योंकि शायद उसके ऑफिस में उसे कोई सिग्निफिकेंस इतना दे नहीं रहा है, घर में अब उसे इतना सिग्निफिकेंस मिल नहीं रहा है, तो वो सोचता है कि ससुराल में तो मैं भगवान के रूप में हूं, एटलीस्ट यहां तो सारा सिग्निफिकेंस ले लूं। इसलिए आप देखिएगा, ज्यादातर शांत रहने वाला व्यक्ति भी ससुराल में छोटी छोटी बातों पे नाराज होता हुआ नजर आता है। वो नाराजगी नहीं है, वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस चाहिए, जो सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं खो गया है। क्लियर है जी? देखिए, जो जीजा फूफा यहाँ बैठे हैं इस प्रोग्राम में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं वो सब तो बिल्कुल सहज हैं, सरल हैं, सभ्य हैं, सुलझे हुए हैं। ठीक है? ये तो दूसरों की बात हो रही है। ठीक? आपका नहीं है ये। नहीं, आजकल लोग यूरेनियम 92 बन के घूमते हैं। ठीक है? हाईली इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? हल्का सा कहीं से भी चिंगारी आए तो फटने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं? तो मेरे को फटते हुए लोग यूरेनियम 92 की तरह, अनस्टेबल एटम होता है ना, फटने के लिए तैयार है तुरंत, चलते फिरते बॉम्ब है। सो थर्ड नीड, आई होप इट इज क्लियर नाउ। द थर्ड नीड इज नीड फॉर सिग्निफिकेंस। अब आए चौथी नीड पे। फोर्थ नीड है दोस्तों, नीड फॉर लव एंड कनेक्शन। जो चौथी नीड है वो है नीड फॉर लव एंड कनेक्शन। अब कुछ हद तक हम सब में होती है, लेकिन जिस व्यक्ति की नंबर वन है, उसको सबसे ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज में मजा आएगा जहां उसे कनेक्टेड फील हो। आपने देखा, आपके परिवार में भी कुछ होंगे जो हमेशा ग्रुप्स में एक्टिव रहते हैं, कम्युनिटीज में एक्टिव रहते हैं, फंक्शंस में एक्टिव रहते हैं, हमेशा आपसे पूछ करके हालचाल पूछते रहते हैं, तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। ट्रेन में थोड़ी देर जाएंगे, डब्बे में 2 घंटे बाद तो खाना एक्सचेंज कर रहे होंगे। ठीक है? कोई नया पड़ोसी भी आ गया, मतलब 2 दिन में तो मतलब चीजें शेयर हो रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, दे लाइक टू बी कनेक्टेड।
कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे ज्यादा परेशान कौन से व्यक्ति हुए थे? जो लव इन कनेक्शन वाले थे, उन्हें क्योंकि मेलजोल का मौका नहीं मिल रहा है ज्यादा। इन्हें मिलना जुलना, बातें करना, शेयर करना, केयर करना, ये सारी चीजें बहुत पसंद होती हैं। दे लाइक इट। दे लाइक द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दे लाइक द सेंस ऑफ कम्युनिटी, दैट आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी। ये उन्हें बहुत पसंद होता है। तो बिल्कुल सिंपल सादे हैं लव एंड कनेक्शन वाले लोग। क्लियर है जी? अच्छा, लव एंड कनेक्शन में कई बार इंट्रोवर्ट लोग भी हो सकते हैं, सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही नहीं। इंट्रोवर्ट लव एंड कनेक्शन को कहां से खोजता है? वो लोगों में नहीं खोजता, लेकिन अपनी आर्ट में खोजता है। मे बी म्यूजिक के साथ उसकी लव हो गया है, और वो अपना लव एंड कनेक्शन उस म्यूजिक के साथ ही अपना पूरा नीड पूरी कर ले रहा है। तो लव एंड कनेक्शन, स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, लव एंड कनेक्शन की नीड जो है, तो वो म्यूजिक सिग्निफिकेंस के लिए भी कर सकता है, म्यूजिक वो लव एंड कनेक्शन के लिए भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति लव एंड कनेक्शन के लिए म्यूजिक में है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो उस कनेक्शन में ही मस्त है। क्लियर है जी? ये थी चौथी नीड। पांचवी नीड। अच्छा, अभी हम इसका एप्लीकेशन बताऊंगा आपको कि कहाँ अप्लाई होती है, राइट? क्योंकि हमारा दिमाग ना, ब्रेन हमेशा एक सवाल लेके चलता है, इसका यूज क्या है, करना क्या है इसका। ठीक है, तो करना क्या है वो भी बताऊंगा। हालांकि समझ में आ रहा होगा आपको अभी कि कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन आपके रिश्तों में होती है, आपके बिजनेस में होती है एप्लीकेशन, सेल्फ डिस्कवरी में, खुद को समझने में है, लोगों को समझने में। तो जब खुद को समझ पा रहे हो और लोगों के मोटिवेशन समझ पा रहे हो, तो बिजनेस में, करियर में, प्रमोशंस में, कम्युनिकेशन में, इन्फ्लुएंस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, हर जगह यूज है। इवन आपको कई बार अपना पर्पस फाइंड आउट करना है और अपने को आपके डिसीजंस में क्लैरिटी लानी है, तो बहुत जरूरी है कि आप खुद को समझें। किसी भी मशीन को आप कितना बढ़िया यूज कर पाएंगे, ये दोस्तों इस पे निर्भर करता है कि उस मशीन की समझ कितनी है आपको। तो ये एक मशीन आप लेके चल रहे हो, इसकी अगर समझ ही नहीं है, तो समझ नहीं है तो इसका यूज क्या करना है पता कैसे चलेगा? तो जो लोग कहेंगे वो करते रहेंगे आप। लोग कहेंगे नौकरी कर ले, आप नौकरी कर लेंगे। लोग कहेंगे आप शादी कर ले, आप शादी कर लेंगे। लोग कहेंगे आप बच्चा पैदा कर लेंगे। फिर लोग कहेंगे गाड़ी भी होनी चाहिए, आप गाड़ी ले लेंगे। लोग कहेंगे घर बनाना चाहिए, आप घर बना लेंगे आप। फिर इसके बाद क्या? इसके बाद सोसाइटी के पास में कुछ है ही नहीं है आपको कहने के लिए। सोसाइटी का ये लास्ट टारगेट है आपको। उसके बाद आप खुद सोसाइटी बन जाते हैं, ठीक है। फिर आप ये सेम साइकिल बच्चों से रिपीट करवाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर आप जब 30-35 में होने लगते हैं, तो आपके अंदर से एक कॉलिंग चालू होती है, यार समाज ने जो गोल दिए थे वो तो पूरे कर लिए। उन्होंने कहा डिग्री लो, डिग्री ले ली। उन्होंने कहा शादी करो, शादी कर ली। इन्होंने कहा बच्चे पैदा करो, वो भी कर दिए। इन्होंने बोला घर लो, घर भी ले लिया। इन्होंने बोला कार लो, कार भी ले ली। अब क्या? बोले थे इसके बाद तो सब खुश हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, लेकिन अभी तो फिर भी अनफुलफिलमेंट है अंदर। फिर भी लग नहीं रहा कि मैं पर्पसफुल काम जी रहा हूँ। तनख्वाह आ रही है, पोजीशन भी आ गई, सब आ गया, लेकिन फिर ऐसा क्यों लगता है कि समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ? वाई आई एम नॉट हैप्पी एंड फुलफिल्ड? बिकॉज आप जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें आपकी जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है, वो डिप्लीटेड है। आपने लोगों के कहने पे, पीयर प्रेशर में, या समाज के दबाव में, समाज के हिप्नोसिस में अपने गोल तय करके उन गोल को पा तो लिया है, लेकिन मे बी द नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड। पांचवी नीड लिखें, फिफ्थ नीड। फिफ्थ नीड होती है नीड फॉर कंट्रीब्यूशन। जिसमें दोस्तों नंबर वन होगी कंट्रीब्यूशन की, वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा लोगों की सेवा में। ठीक है। कई आपने देखे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, कई लोग हैं एनिमल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, कई लोग ऑर्फनेज ब्लाइंड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपना जीवन ही डेडिकेट कर दिया है। कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता। तो जो सेवा भाव में व्यक्ति आ जाता है, कि जहाँ पे उसकी लाइफ का जो पर्पज है वो किसी को सर्व करना है, वो जब पर्पज आ जाता है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन की नीड। अब देखिए, कुछ हद तक हम सभी में होगी कंट्रीब्यूशन की नीड। जब आप किसी को सर्व करते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, तो आपको अच्छी ही फीलिंग आती है। बुरी फीलिंग तो किसी को भी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिएगा, पर्सनालिटी टॉप नीड से ड्राइव होती है। मोटिवेशन टॉप नीड से ड्राइव होते हैं। अच्छा लगना एक अलग बात है, लेकिन क्या आप कमिट कर सकेंगे कंट्रीब्यूशन के प्रति? आप कमिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपकी पहली नीड में नहीं है। तो जिसकी नंबर वन नीड है
तो वो व्यक्ति अपना जीवन कंट्रीब्यूशन में लगाएगा। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि युवा अनस्टॉपेबल करके एक बहुत बड़ा एनजीओ है, उसके फाउंडर हैं। येल यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, वॉलमार्ट जैसी कंपनी में करोड़ों का पैकेज लगा हुआ था, सब कुछ छोड़ करके बच्चों के लिए, म्यूनसिपैलिटी स्कूल के बच्चों के लिए वहां के टॉयलेट, वहां की एजुकेशन, इसके ऊपर काम करना चालू किया। आज 6-7 कंट्रीज में ये एनजीओ चल रहा है, बहुत बड़ा एनजीओ है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज की डेट में उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं खुद भी उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वहां पे सेवा करता हूँ। ठीक है, कुछ 2 आवर्स मंथली आपको देने होते हैं सेवा के लिए। तो आप देखें, वीवीएस लक्ष्मण, अ, चेतन भगत, अमिताभ बच्चन जी, इरफान खान जब थे, वो हर प्रकार के लोग। यस, अमिताभ शाह उनका नाम है। यस, अमिताभ शाह इस तरह। क्लियर है जी, कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा, एक चीज कहूँ आपसे, आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। नेम ऑफ एनजीओ है युवा अनस्टॉपेबल। ठीक है, युवा अनस्टॉपेबल इस तरह। सो एक बात आपसे कहता हूँ, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा खुला रख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन है ना, ये कभी किसी और के लिए कुछ करता ही नहीं है। आपका ब्रेन जो भी कुछ करता है, भले ही आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, आपका ब्रेन सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपके अंदर बिहेवियर पैदा करता है। आपकी चॉइसेस वो अपनी नीड्स के लिए पैदा करता है। तो मुझे लग सकता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, लोगों को भी लग सकता है कि ये सेवा कर रहा है, लेकिन ब्रेन का एजेंडा क्लियर है कि ब्रेन को उसकी फुलफिलमेंट जो मिल रही है, ब्रेन का जो किक है, वो किक कंट्रीब्यूशन से ही वायर्ड है। इस वजह से अगर उससे आप कंट्रीब्यूशन हटा दोगे, वो बेचैन हो जाएगा लाइफ के अंदर। उसको धन दौलत सुख ये सब नहीं चाहिए। वो जब सेवा करता है, किसी के चेहरे पे स्माइल देखता है, या फिर जब किसी को रेस्क्यू करता है, उसकी खुशी उसी में ही जुड़ी हुई है। और आपके ब्रेन जो है वो वायर्ड है उस खुशी के लिए, जो किक उसको आ रहा है ना, वो उसके लिए आपको ये काम करवा रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है कि मैं समाज के लिए कर रहा हूं, समाज को भी लगता है कि समाज के लिए कर रहा है, लेकिन ब्रेन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है जी। कई बार हम जो ये प्रोग्राम्स करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करना, मेरे ख्याल से अ, कुछ एक्शन लेने के लिए, कई लोग हील होते हैं, कई लोग बिजनेस बना लेते हैं, कई लोग इतना सारा ग्रेटिट्यूड देते हैं। ठीक है, हम इसको एज ए बिजनेस भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट्स भी हैं, लेकिन साथ में लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होती है। तो कई लोग कहते हैं कि आप इतना कंट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ये करते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ठीक है भाई, कंट्रीब्यूशन तुम्हें लगता है, बट कहीं ना कहीं मेरी टॉप 3 नीड में से एक नीड इसमें आती है, इसी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा अगर ये कर रहा हूँ तो। कुछ आपकी नीड है जो अंदर से पूरी होती है, जिसकी वजह से आप करते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, वेन एवर यू गिव टू योर सेल्फ। जब भी आप कुछ दे रहे हैं, आप एक्चुअली खुद ही को दे रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इससे तो आपका जो गिविंग है वो और बढ़िया हो जाना चाहिए? यानी कि अब तो आप अपना बेस्ट देंगे ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं देंगे ना, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गिविंग इट टू योर सेल्फ, राइट? सो इफ यू आर गिविंग, यू शुड गिव ऑनेस्टली। सेम पेज लिखें, अगर बात समझ में आई है तो टाइप एसपी इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। और अब एक लास्ट नीड बच गई है, वो है नीड फॉर ग्रोथ। जो हमारी छठी नीड है, वो है नीड फॉर ग्रोथ। तो पहली थी नीड फॉर सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, सेकंड इज नीड फॉर वैरायटी, थर्ड नीड फॉर सिग्निफिकेंस, चौथी नीड फॉर लव एंड कनेक्शन, पांचवी नीड फॉर कंट्रीब्यूशन, एंड छठी नीड फॉर ग्रोथ। अब जिसकी ग्रोथ नंबर 1 पे है, इस व्यक्ति को फैमिली को टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसको अपना बिजनेस में भागा दौड़ी करनी है, इसको अपने काम में भागा दौड़ी करनी है। और ग्रोथ 2 प्रकार की होती है, पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ। जिसको पर्सनल ग्रोथ नंबर 1 पे है, ये लगातार खोज में लगा हुआ है। ये किताबें पढ़ रहा है, भले ही उसका कोई यूज नहीं आ रहा उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहा है उन किताबों को। वो लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहा है, पर्पस खोज रहा है, वो पर्सनल ग्रोथ की खोज में लगा हुआ है। और पर्सनल ग्रोथ की खोज दोस्तों, जिस जब नंबर 1 पे हो जाती है, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक ही रास्ते पे, एनलाइटनमेंट के रास्ते पे निकल जाते हैं कि मुझे तो अल्टीमेट ट्रूथ जानना है। ठीक है, सिर्फ बॉडी को नहीं समझना, माइंड इमोशन को नहीं समझना, आई वॉन्ट टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ। इसलिए आप देखते हैं बहुत से लोग होते हैं
कि जो जो सन्यास करते हैं, अभी जस्ट ये क्लास चालू करने से पहले ही एक स्वामी जी हैं हमारे, वो आए थे अभी, तो वो मोंक है, मोंकहुड लिया हुआ है, न्यूरो साइंस में पीएचडी कर रखी है शिकागो से, लेकिन मोंक है आज की डेट में 10 साल से। 35 के हैं, मेरी उम्र के हैं, 25 साल की उम्र में मोंक बने थे। ठीक है, खोज में लगे हैं। ठीक है, अभी परसों उनके साथ पॉडकास्ट शूट करने वाला हूँ मैं। तो आज जस्ट मिलने के लिए आए थे वो ऑफिस, अभी अहमदाबाद आए हुए थे, तो एपिसोड डालेंगे उनके साथ में आप लोगों के लिए। लेकिन समझ रहे हैं आप यहाँ पे कितना एक पर्सनल ग्रोथ, वो इतना इमोशनल स्टोरी बता रहे थे कि जब उन्होंने प्रपोज किया अपनी माँ को ये कि मुझे मॉन्कहुड इनिशिएट करना है, तो मतलब वो त्यागी सन्यासी जो होता है ना, जो त्यागी वाला सन्यासी के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो ही वाज लाइक त्यागी सन्यासी, जो सबसे एक्सट्रीम है, कि मतलब आप अपने माँ बाप से मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते हो। तो लास्ट टाइम प्रपोज कर रहा था इनिशिएशन का, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द इमोशंस ऑफ हिज मदर एंड एवरीथिंग। गेटिंग इट? बट देखिए पर्सनल ग्रोथ कितनी टॉप पीक लेवल पे थी, कि लव एंड कनेक्शन वाला ये नहीं कर सकता। ठीक है, लव एंड कनेक्शन वाला अपने परिवार को छोड़ के विदेश में जाके कमाई भी नहीं करेगा, वो कहेगा 2 पैसा कम कमाएंगे चलेगा, माँ बाप के साथ में रहना है, बीवी बच्चों के साथ में रहना है। आपके डीपर डिसीजन ऐसे ही कंट्रोल होते हैं, बड़े से बड़े डिसीजन और छोटे से छोटे डिसीजन यहीं से कंट्रोल होते हैं दोस्त। जो बिजनेस ग्रोथ में है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे से तीसरा बिजनेस, तीसरे से चौथा बिजनेस, एक इनकम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक दुकान से 4 दुकान, इसको हमेशा ग्रोथ चल रही है दिमाग में कि बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। तो कोई बिजनेस में ग्रोथ ढूंढ रहा है, कोई पर्सनल लाइफ में ग्रोथ ढूंढ रहा है। तो ग्रोथ क्लियर है आपको? ग्रोथ मतलब व्यक्ति एक लेवल पे नहीं रह सकता, उसको सेम लेवल पे नहीं रहना, उसको हमेशा नेक्स्ट लेवल चाहिए। वैरायटी से लोग कंफ्यूज होते हैं, वैरायटी का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट लेवल, वैरायटी मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करनी है, उसमें सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है वो सब अलग बात है। ग्रोथ का मतलब हमेशा एक फील्ड में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना, ऊपर वाले लेवल को लगातार। अगर वो नौकरी कर रहा है ग्रोथ वाला व्यक्ति, तो वो नौकरी में लगातार प्रमोशन लेता हुआ नजर आएगा आपको, या फिर कंपनियां स्विच कर करके अपने पैकेजेस को इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है जी? अब इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ कि ये आपने समझ तो लिया, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करना है। अब सबसे पावरफुल एप्लीकेशन तो है खुद को समझने में, वो तो आपने समझा, जैसे अपनी नीड्स को समझेंगे तो आप अपने फैसलों को ज्यादा कॉन्शियसली ले सकेंगे, ज्यादा आप अपने मोटिवेशन तय करेंगे कि जहां पे आपकी टॉप नीड फुलफिल हो रही हो, ऐसे एरियाज में रहना, ऐसे कामों में अपने आप को लगाना, ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना ज्यादा बढ़िया है, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन कंसिस्टेंटली आएगा। रिश्तों में इसका एप्लीकेशन देखिए, सपोज कीजिए कि वाइफ है लव इन कनेक्शन वाली और हस्बैंड है ग्रोथ वाला। ठीक है, अब हस्बैंड क्योंकि ग्रोथ वाला है, ये दिन रात बिजनेस करने में लगा रहता है, और वाइफ लव एंड कनेक्शन वाली है, तो वो टाइम को क्रेव कर रही है, अटेंशन को क्रेव कर रही है। तो शी इज ऑलवेज थिंकिंग कि ये व्यक्ति कहाँ पैसे के पीछे भागता रहता है, इसको रिश्ते की वैल्यू नहीं है। तो वो हमेशा ये शिकायत करेगी कि साथ में बैठते हैं, लंच करते हैं, बात करते हैं, घूमने जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ लव एंड कनेक्शन के अराउंड है। और हस्बैंड की लाइफ किसके अराउंड है? ग्रोथ के अराउंड है, तो वो ग्रोथ में लगा हुआ है। अब होगा क्या, वाइफ समझेगी ये मुझे प्यार नहीं करता, उसको शिकायत करेगी तुम समय क्यों नहीं देते हो, पैसे के पीछे भागते रहते हो बस, एनिवर्सरी पे कोई सरप्राइज प्लान कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, वहां पे वो कर लेते हैं, और ये क्या बोलेगा, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं क्या खुद के लिए कर रहा हूँ क्या, तुम सब लोगों के लिए तो कर रहा हूँ अगर मेहनत कर रहा हूँ तो हर व्यक्ति पता है जो उसकी नीड होती है ना, वैसे ही अपना प्यार एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ग्रोथ वाला क्या कर रहा होगा पता है, अपने घर वालों के नाम पे शायद प्रॉपर्टी ले रहा होगा, उनके लिए एफडियां करा रहा होगा, उनके फ्यूचर को सिक्योर कर रहा होगा, वो ये सब तरीके से अपना प्यार का एक्सप्रेशन कर रहा है। मगर लव एंड कनेक्शन वाले को तो अलग तरीके से चाहिए। समझ रहे हैं आप? 3 बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, एक से पूछा गया तू दिन रात पढ़ाई करता है क्यों पढ़ता है, कहता है कि आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या होगा आईएएस ऑफिसर बनने से? बोले गाड़ी पे लाल बत्ती लगती है। तो देख रहे हो इसका मोटिवेशन, इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, इसका इनर सोर्स क्या है, इसका इनर सोर्स सिग्निफिकेंस है।
दूसरे से पूछा तू दिन रात क्यों पढ़ाई करता है? बोलता है कि पिताजी किसान है, चेहरे पे बहुत एंग्जाइटी देखता हूँ, उनके परेशान देखता हूँ पैसों को लेकर के। एक सरकारी नौकरी लग जाएगी तो एक फिक्स इनकम आएगी, तो परिवार को सिक्योर कर सकूँ। ये सिक्योरिटी और लव इन कनेक्शन वाला है। तीसरे से पूछा कि तुम इतनी दिन रात मेहनत क्यों करते हो? तो तीसरा बोलता है आईएएस बना तो एक ऐसी पोजीशन है जहां से ऐसे डिसीजन ले सकता हूँ कि समाज में बदलाव ला सकूं, समाज में चेंज ला सकूं। ये कंट्रीब्यूशन वाला है। आप ये मानते हैं ना, अब ये तीनों जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो इनकी करियर ट्रेजेक्टरी बिल्कुल अलग होगी। ये जो चॉइसेस लेंगे अपने करियर में, वो चॉइसेस बिल्कुल अलग होगी। ये जो अचीव करेंगे वो भी बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि इनर मोटिवेशन जो है वो बहुत अलग है। एक सिक्योरिटी वाले व्यक्ति को पिताजी ने दुकान दे दी ना, वो जिंदगी भर यही प्रयास करेगा कि इस दुकान को कैसे चलाऊं। ग्रोथ वाले को दे दी ना, वो एक दुकान की पांच बनाने का प्रयास करेगा। गेटिंग इट? एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। गांव में मैंने बहुत देखा है, और शहरों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कि एक लड़की की शादी में, आयरनी देखिए आप, कि एक लड़की की शादी में सब कुछ उसकी पसंद का हो रहा है, सिर्फ दूल्हे को छोड़ के। सिर्फ दूल्हा घर वालों ने सिक्योर जॉब वाला ढूंढा है, या फिर अच्छा कमाता हुआ ढूंढा है, अच्छे पद वाला ढूंढा है। उसके पैर की पायल, उसका शादी का जोड़ा भी उससे पूछ पूछ के लिया जा रहा है। लेकिन दूल्हा सिक्योरिटी ओरिएंटेड है। अब सोचिए कि ये लड़की है ग्रोथ वाली, इसका इसका जो पीआईपी वो ग्रोथ का है। अब इसको आपने एक ऐसे परिवार में शादी कर दी है जिस परिवार के अंदर पैसा है, नौकर चाकर है, लेकिन ये परिवार का सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है कि ये अलाउ नहीं करते कि घर की लड़कियां काम करेंगी। अब आप इसको कितने ही नौकर चाकर दे दीजिए, इसको कितना ही पैसा दे दीजिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ की नीड डिप्लीट हो रही है, शी विल नेवर बी हैप्पी इन दैट हाउस। समाज इस बात को नहीं समझेगा, आसपास के लोग समझेंगे कि इसके नखरे हैं, लेकिन यही जानती है कि क्यों वो एम्प्टी फील कर रही है, क्योंकि उसको जो आइडेंटिटी बनानी है अपनी, वो जो इंडिपेंडेंस की वैल्यू चाहिए, वो जो ग्रोथ की वैल्यू चाहिए, वो नहीं हो रही उसकी पूरी। क्लियर है? इवन आप बिजनेस करो ना, अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए अवार्ड घोषित करते हो तो कभी भी सेम अवार्ड सबके लिए मत करो। जिनका सिग्निफिकेंस है ना नीड, उनको सबके सामने बुला के अवार्ड दो, सम्मानित करो। जिनकी सिक्योरिटी है उनको पैसे की फॉर्म में बोनस दो। जिनकी वैरायटी है उनको 2 दिन का पैकेज दे दो कहीं पे घूमने का। ये तो मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको बताएं ताकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल से पता लगे। एक्चुअल पता कहाँ से लगता है? जो असेसमेंट होते हैं, पीआईपी के असेसमेंट होते हैं एनएलपी में, जिन असेसमेंट में एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग की जाती है कि ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, एंड देन यू कैन डिजाइन योर लाइफ। फिर आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं कि मेरा करियर में मेरी पीआईपी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे रिश्तों में पीआईपी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि जब आप शादी करें तो कुंडली मिलाएं चाहे ना मिलाएं, लेकिन पीआईपी जरूर मिला लें। और पीआईपी मिलाने से मेरा मतलब है कि दोनों का सेम हो जरूरी नहीं है। सेम हो जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और ताकि आप अपने पार्टनर की नीड्स को प्रायोरिटी दे सकें। एक अच्छा रिश्ता प्यार से सिर्फ शुरू होता है, प्यार से चलता नहीं है, याद रखिएगा। लव कैन ओनली स्टार्ट द रिलेशनशिप्स, यू कैन नॉट रन रिलेशनशिप विथ लव। जब आप अपनी नीड्स को समझेंगे, अपने पार्टनर की नीड्स को समझेंगे, और दोनों ये प्रयास करेंगे एक दूसरे की नीड को कॉम्प्लीमेंट करने का, ऐसा रिश्ता बहुत ही स्ट्रोंग फाउंडेशन पे बिल्ट होता है, और बहुत लंबा चलता है, खुशी से चलता है। डन? मुझे बताएं, इतना जानने के बाद आपकी टॉप 3 नीड्स आपको क्या लग रही हैं? देखिए एग्जैक्ट असेसमेंट में निकलती हैं, लेकिन फिर भी ये समझ करके कौन सी नीड लग रही है कि आपकी टॉप 3 नीड्स क्या है। मैं अपनी बता दूं, चलिए। मेरी पहली है ग्रोथ, सेकंड मेरी है कंट्रीब्यूशन, और थर्ड मेरी है लव एंड कनेक्शन। ये मेरी 3 है। फर्स्ट ग्रोथ रहती है मेरी, सेकंड मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, थर्ड मेरी लव एंड कनेक्शन रहती है। आप बताएं आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड लव? लव, सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ।
सेम एज यू। कंट्रीब्यूशन, लव, सिक्योरिटी। ग्रोथ, सिग्निफिकेंस, कंट्रीब्यूशन, लव एंड कनेक्शन। सेम एज यू। आप देखें, अगर मैं अपनी नीड्स को अगर हल्के से बताऊं ताकि आपको और कॉन्टेक्स्ट मिले कि नीड कितना आपको शेप करती है। ग्रोथ की नीड ने, देखिए आज मैं जहां भी हूं उसमें ग्रोथ की नीड का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ग्रोथ मुझे ना, मैं जो भी काम करता हूं उसमें मुझे ग्रोथ हमेशा चाहिए होती है। चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो चाहे प्रोफेशनल, दोनों से ही मैं अपनी ग्रोथ लेता हूं। मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो आप देखें कि मैं अभी जिनेवा यूनिवर्सिटी के साथ में मेरी रिसर्च चलती है, माइंडफुलनेस पे डीप रिसर्च चल रही है। फिर बाद में ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, इनसे इतना इतने सारे लोगों से पॉडकास्ट के जरिए इतने सारे लोगों को बुलाता हूँ। तो पर्सनल ग्रोथ लगातार चलती आ रही है। बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो मैं तो एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का हूँ, रीच मालिया, अजमेर के पास में रीच मालिया गांव है, वहां से आया हूँ। मैं अपनी 7 पीढ़ियों का पहला इंजीनियर हूँ। आई एम द फर्स्ट इंजीनियर। मेरी परिवार की जो पूरी 7 पुश्तें हैं उनमें मैं पहला इंजीनियर बना हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या बिजनेस करते हैं। मैक्सिमम लोग या तो खेती करते हैं या 10वीं पास करके फौज में लगे हुए हैं या पुलिस में लगे हुए हैं। 10th पास वाला जो होता है वहां पे। बिजनेस का बी भी दूर दूर तक किसी को नहीं आता है। बट क्योंकि मेरी पर्सनल ग्रोथ की बहुत ज्यादा नीड थी तो मैंने हमेशा हर चीज को सीखा है। पहले टीचिंग सीखी, कोचिंग सीखी, फिर बाद में प्रोग्राम्स डिलीवर करने सीखे। मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया रहा हुआ था। 6th क्लास से फोबिया मेरे अंदर डेवलप हो गया था पब्लिक स्पीकिंग का। तो पहले उस फोबिया को डील किया। एंजाइटी न्यूरोसिस मुझे था, इशू था, एंजाइटी न्यूरोसिस ब्रेन का एक इशू होता है। उसको मैंने ओवरकम किया। फिर ऐसे फील्ड में आया जो मेरा फोबिया था, पब्लिक स्पीकिंग मेरा फोबिया था। और आज की डेट में यही काम कर रहा हूँ मैं, चाहे वो टेडेक्स हो या बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस हो या जोश टॉक्स हो। अभी रिसेंटली एम्स में लेक्चर लेके आया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में मुझे सम्मानित किया गया मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, वहां पे बोला। तो हर जगह पे बोला। जबकि एक टाइम पे क्या था, फोबिया था। बिजनेस का भी नहीं पता था, आज 3 कंपनी चलाता हूँ। मिशन पॉजिटिव वर्ल्ड, लीडमोंग डिजिटल एंड गुनीगुरु.com, जिसमें गुनीगुरु.com को नरेंद्र मोदी जी ने लेटर लेके अप्रिशिएट किया है कि हम लाइफ एजुकेशन का काम कर रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स आपको एंटरटेन करती है, तो गुनी गुरु के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज के अंदर। ठीक है। 3 साल में 140 CR के वैल्यूएशन पे, 140 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेके गया 3 साल के अंदर। क्लियर है जी, अपनी तारीफें करने के लिए नहीं बता रहा आपको। आपको ये कॉन्टेक्स्ट बस देना चाह रहा हूँ कि अगर सही में हमारी नीड्स बहुत पावरफुल हैं और उन नीड्स को हम चैनलाइज करते जाएं, तो लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो बिल्कुल मिरेकुलस सा लगता है। मतलब आप देखें, मैंने बचपन में बकरियां भी चराई हैं, भैंसों को नहलाए भी है। ठीक है। और खेतों में जो पानत करते हैं, पानत मतलब फावड़े से अलग अलग क्यारी में पानी देना, वो सब काम भी किया है। लेकिन आज जो जीवन है वो बिल्कुल मिरेकुलस सा लगता है कि आज अलग लाइफ लगती है। क्लियर है जी। अपनी नीड्स को समझें। तो मैंने अपनी ग्रोथ की नीड को समझा, उसके अराउंड बिल्ड किया अपने आप को। कंट्रीब्यूशन की नीड है तो एक तो ये काम ही कंट्रीब्यूशन का है, मगर ये तो बिजनेस भी है। तो जो प्योर कंट्रीब्यूशन है उसमें मैंने कहा मैं युवा अनस्टॉपेबल के लिए काम करता हूँ, पीर पराई फाउंडेशन में कई बार वृद्ध लोगों के लिए मदद करने जाता हूँ। सो पॉडकास्ट चलाता हूँ जिसमें फ्री में मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, बड़े बड़े सेलेब्स को बुला करके बात करवाता हूँ कि लोग नॉर्मलाइज करें मेंटल हेल्थ को। जब बड़ा सेलिब्रिटी बात करता है तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, सबको डिप्रेशन हो सकता है, सब डाउन फील कर सकते हैं, क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई इसके अंदर, हम भी इसमें से बाहर आ सकते हैं। लव एंड कनेक्शन पूरा हो जाता है इन प्रोग्राम्स के जरिए। आज आप पता नहीं भारत के कौन कौन से कोने से यहाँ पे बैठे होंगे, इस प्रोग्राम की वजह से भले ही 2 दिन के लिए मिले हैं, कुछ लोग आगे भी जर्नी में चलेंगे, लेकिन मिल तो गए ना। इस काम की वजह से लव एंड कनेक्शन भी पूरा हो जाता है। डन। और आप जितना अपनी नीड्स के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, आप उतना ही खूबसूरत अपने जीवन को जी पाएंगे। सेम पेज लिख दें। अगर ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो अब हम 5वें पिलर पे जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे का असेसमेंट होता है दोस्तों, जिस असेसमेंट में एग्जैक्ट निकलता है। ठीक है। तो आप में से कुछ लोग अगर असेसमेंट में इंटरेस्टेड होंगे तो जो एडवांस लेवल्स होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर सेल्फ असेस्ड।
एंड आप एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग खुद की भी कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं अपने एम्प्लॉयज की कैसे करनी है, अपने पार्टनर्स की कैसे करनी है, सो दैट अपनी टीम की कैसे कर। और मैंने अपनी कहानी तो आपको बताई, लेकिन अगर मैं आपको कुछ केस स्टडीज बता दूं, जैसे मैंने कई केस स्टडीज कल भी बताई थी, तो आप देखें जिन लोगों ने, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसे फॉलो किया है। और जैसे सिमरनजीत हैं, ये ट्यूटर रही थी, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न, स्ट्रेस मैनेज नहीं करना, एंग्जाइटी, स्टीरियोटिपिकल कंडीशनिंग जो बिहेवियर होते हैं वो इनके अंदर थे, ठीक है। इन्होंने अपने कंप्लेनिंग एटीट्यूड, जो ब्लेमिंग एटीट्यूड था, कहीं ना कहीं जो ये विक्टिमहुड अपने अंदर लेकर के चल रही थी, इनको जो सिग्निफिकेंस था वो कहीं ना कहीं विक्टिमहुड से जो ले रही थी, इन्होंने दूसरे तरीके अपनाने चालू किए उस नीड के लिए, ठीक है। इन्होंने अपनी टॉप नीड्स को क्लैरिफाई किया, उन नीड्स के साथ में अलाइनमेंट में आई, थॉट्स की क्लैरिटी ली। आज की डेट में ग्रोथ माइंडसेट इन्होंने डेवलप किया है। शी इज अर्निंग वेरी वेल, करियर में ग्रो कर रही है, हेल्थ इंप्रूव कर रही है। अगेन देखिए, ये कई बार रिजल्ट देख के लोग समझते हैं कि ये मिरेकुलस कुछ हो जाता है लोगों को, नहीं। अगर आप सही में खुद पे काम करते हैं, ग्रो करते हैं, तो रिजल्ट्स मिलने कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखें, अपर्णा पांडे है, डॉक्टर अपर्णा पांडे, ये डेंटिस्ट रही हैं, और शी वाज गोइंग थ्रू पीटीएसडी व्हेन शी केम टू माय क्लास। आई थिंक लास्ट ईयर से बैच के अंदर आई है। ये एक एनपीडी पार्टनर की, कल किसी ने नार्सिसिस्टिक की बात की थी, तो शी हैज गॉन थ्रू द अब्यूज। इनका जो मैरिज था वो एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरा हुआ था। शी वॉज एबल टू कम आउट ऑफ दैट, वो उस ट्रोमा से बाहर आ पाई हैं। पीआईपी भी अप्लाई किया, खुद को समझा, पार्टनर को समझा, पता चला कि नहीं, रिश्ते से बाहर निकलना जरूरी है। और भी कई टेक्निक्स हैं, जैसे टीवी टेक्निक है, आज मैं कराऊंगा आप लोगों को एंड के अंदर, वो अपने ट्रोमा को रिलीज कर सकें। तो अगर आप सही में खुद पे काम करते हैं, अगर आप में वो विश्वास है कि मैं अपने इश्यूज में से बाहर निकल सकता हूँ, और आप अपने सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहते हैं, राइट टूल्स, राइट गाइडेंस और राइट सपोर्ट सिस्टम के साथ में, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। अभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी बन चुकी हैं, ऑथर भी हैं, और बहुत अच्छे से काम कर रही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। रेवेन्यूज भी देखिए, इन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दैट इनकी प्रैक्टिस को छुड़वा दिया गया था, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने अपनी कोचिंग जर्नी को फिर शुरू किया, रेवेन्यूज बनाने चालू किए, खुद से इंडिपेंडेंट हो गई, जिसकी वजह से उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ सकी। क्लियर है सभी को? तो अब देखें जरा, अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे, हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है उस पे आते हैं। तो अभी तक देखिए, आज बहुत सारा सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो पहला, अंडरस्टैंडिंग योर नीड, क्योंकि जितना कोई भी टूल उतना ही यूजफुल है जितना आपको उसे यूज करना आता है। तो ये बॉडी, ये माइंड, आपका व्यक्तित्व, आपके थॉट्स, ये सब टूल्स हैं। आप जितना बढ़िया इसे समझेंगे, उतना बढ़िया आप परफॉर्म कर सकेंगे, उतना बढ़िया आप आउटपुट क्रिएट कर सकेंगे। तो हमारा पांचवा टूल देखिए क्या है। पांचवा है अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनालिटी। अब आपने अपनी नीड तो समझ ली, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। अपने व्यक्तित्व को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनालिटी पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लो, रीसेट हो जाओ। नया टॉपिक है, थोड़ा अपने फोकस को रीसेट कर लो।